रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये रिलेशन क्या है? दिस इज इफ m and n are greater than 0 मींस m और n क्या है? कोई भी पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। then बीटा mn is equals to gamma n upon में gamma m plus n। ये मेरे को प्रूव करके दिखाना, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, राइट? इसे अपन प्रूव करेंगे, वो अपन देखेंगे, राइट? तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लूं या फिर मैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन लूं और उसकी हेल्प से फिर मैं ये रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करूं, ठीक? तो अपन ने बीटा फंक्शन भी पढ़ लिया, बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज भी मेरे को मालूम है, गामा फंक्शन भी मैंने पढ़ा, उसकी भी बेसिक प्रॉपर्टीज मेरे को मालूम है ना? तो उसमें अब मेरे को ये सोचना है कि मैं बीटा फंक्शन से स्टार्ट करूं तो मेरा सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा, या गामा फंक्शन से स्टार्ट करूं तो मेरा रिलेशन जो है आसानी से आ जाएगा। तो पहले मेरे को ये सोचना पड़ेगा, ठीक है? देन फिर गामा फंक्शन में भी मैंने उसकी प्रॉपर्टीज में उसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े, है ना? कल मैंने प्रूफ कराए थे आपको कि गामा फंक्शन के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब उनमें से कौन सा फॉर्म जहां पे यूटिलाइज होगा, कौन सा ज्यादा यूजफुल होगा, या बीटा फंक्शन के अपन ने जो डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी है उसमें से कौन सा ज्यादा यहाँ यूजफुल है, वो मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको स्टार्टिंग इसकी समझ में आ गई, देन पूरा रिलेशन इजीली अपने आप प्रूफ हो जाता है, आपको सोचना ही नहीं पड़ता, आपको अपने आप आगे की स्टेप दिखने लगती है कि इसके बाद ये स्टेप बन गई है, मेरे को ये करना चाहिए, है ना? तो अपन ने स्टार्ट कहां से किया? जो गामा फंक्शन की एक डिफरेंट फॉर्म अपन ने प्रूफ करी थी वहां से। वी नो दैट गामा n अपॉन में सेट टू द पावर n, लेकिन अपन ने प्रूफ किया था ना, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ zx x टू द पावर n माइनस 1 इंटू t। ये रिलेशन कल ऑलरेडी अपन लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है? पहले मैंने क्या किया, z टू द पावर n को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, then this become gamma n is equals to integral 0 to infinity e to the power minus में z into x z to the power n x to the power n minus 1 into dx, right? तो अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल गामा फंक्शन का डेफिनेशन यूज किया, गामा n is equals to integral 0 to infinity e to the power minus zx z to the power n x to the power n minus 1 dx, राइट? अब अपन अपने रिलेशन पे आ जाए, ठीक है? रिलेशन में देखो बीटा तो बनाना पड़ेगा क्योंकि बीटा से मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो बीटा फंक्शन में मेरे को उसकी जो डिफरेंट फॉर्म बनी उसमें से कोई सी भी फॉर्म अगर यहाँ जनरेट हो जाती है तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गामा n ऑलरेडी मेरे पास में है, नीड किसकी है? गामा m। गामा m कैसे बने? देखो बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो रिप्लेसमेंट करते हैं या सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, या फिर कुछ 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यही तरीके होते हैं, मेरे को तो यही मालूम है ना? क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? है ना? अपन क्या करते हैं, जो टर्म अपने इक्वेशन में नहीं, अगर मेरे को वो टर्म्स लानी है तो मैं क्या करता हूँ, या तो किसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू वो टर्म्स ले आता हूँ, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट अपन करते हैं, रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है तो अपन क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टर्म से उसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है? रेशनलाइज करने से क्या होता है, टर्म बैलेंस होती है, यानी आपकी जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल इक्वेशन है वो तो वैसे ही रहे, जो आप बैलेंसिंग कर रहे हैं उससे एक्चुअल इक्वेशन में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसके बाद भी आपका काम हो जाए, है ना? तो अपन क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, या
कुछ टर्म बोथ साइड एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो भी अपना काम बन जाता है। दीज आर द जनरल वेज। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करें, देखो रिक्वायरमेंट किसकी मेरे को दिख रही है, गामा एन मेरे पास में है, गामा एम की रिक्वायरमेंट मेरे को दिख रही है, गामा एम प्लस एन की रिक्वायरमेंट। तो पहले तो मैं सोचूं गामा एन कैसे आ सकता, ठीक है। अब गामा एन की डेफिनेशन आपको मालूम है, अगर ऐसे ही मैं कहूं कि गामा एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो दिस इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, m माइनस 1 dx। तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, गामा एन। ठीक है ना, तो मेरे को ये टर्म्स चाहिए, तो कैसे आए, मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टर्म से बोथ साइड मल्टीप्लाई, वेरिएबल चेंज कर दिया, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी अपन गामा एन में x यूज कर चुके हैं, तो अब मेरे को वेरिएबल चेंज करना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे, e टू द पावर माइनस z, z टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, अब जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया गामा n इंटू e टू द पावर माइनस z, z टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, इंटू into z to the power m minus 1 and this is equals to integral 0 to infinity। ठीक है, यहाँ कितना था, e to the power माइनस में z है, एक e to the power माइनस z से और मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होगी बेस से में, तो क्या हो जाएगा, e to the power माइनस z कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस। ठीक है, और z टू द पावर टोटल कितनी हो जाएगी, m प्लस n माइनस ऑफ 1, m माइनस 1 ये, और यहाँ पे कितनी थी ऑलरेडी n पहले से, इनटू में क्या बच रहा है, x टू द पावर n माइनस 1 dx। मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टर्म से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई किया अगर वो नहीं, अगर ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाए तो वापस टर्म तो मेरी वही है ना, कोई फर्क पड़ा के टर्म्स में, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा रेशनलाइजेशन, एक्चुअल में मैंने रेशनलाइज किया, ठीक है, लेकिन रेशनलाइजेशन से मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई। क्या डायरेक्शन मिल गई, कि अगर ये टर्म बन रही है और अगर ये मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं इस लिमिट में इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, तो मेरे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में गामा की डेफिनेशन बन सकती है। वो गामा किसका बनेगा, इस नंबर m के लिए। तो वहां देखिए रिलेशन में गामा n तो था, गामा n मेरे को यहां से मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स क्या ली, 0 टू इंफिनिटी, और किसके रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आपने क्या माना है, z, तो z के रिस्पेक्ट में बोथ साइड मैंने इंटीग्रेट किया, राइट। क्या किया, इंटीग्रेट बोथ साइड, आ जाओ, with respect to z between limit क्या लिमिट 0 टू इंफिनिटी, दोनों साइड ये मैंने ऑपरेट किया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मेरे को क्या मिलेगा, यहां से हो जाएगा गामा n तो ऑलरेडी आपके पास में था, ये हो गया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ z, z टू द पावर m माइनस ऑफ 1 इनटू dz, क्योंकि इंटीग्रल किसके लिए किया है, विद रिस्पेक्ट टू z। लिमिट्स क्या मैंने यूज करी, 0 टू, और दोनों साइड कर रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। यानी अपन जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, हम किस चीज को ध्यान में रख रहे हैं, कि हमारा जो बैलेंस हो रही है टर्म उससे एक्चुअल इक्वेशन को फर्क ना पड़े, फिर भी मेरे को नए रिजल्ट मिलते जाए। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ऑलरेडी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ये पहले से ही था,
ठीक है, किसका था e टू द पावर माइनस में z 1 प्लस x z टू द पावर m प्लस n माइनस ऑफ 1, ठीक है, इनटू x टू द पावर n माइनस 1 dx। और ये मैंने ये कर दिया। और अभी मैंने क्या किया है, दूसरी साइड भी इंटीग्रल किया है सेम लिमिट के लिए, ये मैंने लिख दिया है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, और वेरिएबल क्या लिया है dz, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस बिकम गामा n, ठीक है। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन, गामा n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x z टू z की जगह क्या लिख लेंगे, x टू द पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी अगेन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस z 1 प्लस x z टू द पावर m प्लस n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 dx dz। ये कहां से आया आपके पास में, बाय इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fz dz वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई, गामा m की। नंबर या n की जगह क्या हो गया, m हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज गामा n इंटू गामा m इज इक्वल, ठीक। अब राइट हैंड साइड से, अब देखो यहां पे आपका गामा m तो बन गया, अब रिलेशन में बच क्या रहा है, गामा m प्लस n। तो गामा m प्लस n भी बहुत आसानी से बन सकता है, अगर वेरिएबल की पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाए तो वो गामा m बना देगी। और यहाँ पर वो दिख रहा है ऑलरेडी कि z की पावर m प्लस n माइनस 1 है मेरे पास, और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z भी मेरे पास में है। कमी किस चीज की है, e टू द पावर माइनस z। अगर सिर्फ e टू द पावर माइनस z मेरे पास और हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। वो डेफिनेशन किसकी बना देगा, गामा m प्लस n की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास e की पावर सिर्फ माइनस z नहीं है, बल्कि इसके साथ ये टर्म्स और है। तो मैं क्या करूं, उसको एग्जैक्टली z बना लूं या y बना लूं या t बना लूं, है ना, वेरिएबल तो बदल सकता है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली गामा m प्लस n बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर दिया। कौन दिक्कत कर रहा है, ये वाली टर्म्स, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पुट किया माइनस z इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू किसके मान लिया, y के t के, जो भी आप मानना चाहें। डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ये क्या दे देगा, dz इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू dy, या ये कहे कि dz इज इक्वल टू किसके हो गया, dy अपॉन में 1 प्लस, लिमिट तो चेंज हो नहीं रही है, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, अगर चेंज हो रही होगी तो करेंगे, नहीं हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या है आपके पास में, ये इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी आपका एज इट इज रहा, e टू द पावर, ये पूरा क्या हो गया माइनस में y, इसकी जगह क्या आ गया, e टू द पावर माइनस y। z की जगह आपने क्या रखा, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू y, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, 1 की पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर भी से, यहां से मेरे पास में क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और साथ में y की पावर भी सेम बची, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू y टू द पावर m प्लस n माइनस ऑफ, ये भी टर्म हो गई, ओके। अब बाकी और क्या बच रहा था आपके पास में, x की पावर n माइनस 1, ये लिख दिया मैंने, x की पावर n माइनस 1 dx, ये भी लिख दिया, और dz की जगह मेरे पास में क्या आ रहा था,
dz की जगह मेरे पास मिला था मेरे को 1/1 प्लस x डी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो दो इंटीग्रल है, दोनों की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, तो मैंने क्या किया, एक इंटीग्रल वो अलग सेपरेट कर लिया जिसमें केवल वेरिएबल x आ रहा है और दूसरा जिसमें केवल वेरिएबल y आ रहा है। पॉसिबल है ना? तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, दिस इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ y। ठीक है, y वाली टर्म ये भी है, तो ये हो गया y टू द पावर m प्लस n माइनस ऑफ 1, और y वाली कोई टर्म दिख रही है क्या? इनटू में d इनटू, अब सेकंड इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, अब सारी x वाली टर्म्स देखें, x टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, बाकी सब कुछ डिनोमिनेटर में देखें, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस 1, और इसकी भी एक पावर है तो वो प्लस 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इनटू dx। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ये किसकी डेफिनेशन बन गई? गामा फंक्शन की। ठीक है, वहां पे नंबर क्या हो गया? dy है ना, वेरिएबल y, ये सारे वेरिएबल y है, ये किसकी डेफिनेशन दे रहा है? गामा फंक्शन की। नंबर क्या हो गया? m प्लस, तो इसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूँ? दिस इज गामा m प्लस n इनटू, ये किसकी डेफिनेशन बन गई? बीटा फंक्शन की, जो अपन ने सेकंड फॉर्म पढ़ी थी, बीटा फंक्शन, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर या तो m-1 या n-1, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज बीटा m, बोथ साइड गामा m प्लस n से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट अपने पास में क्या आ जाएगा? बीटा mn इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस, तो दोनों पार्ट में डिवाइड, दोनों पार्ट में सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत, देखो सिर्फ मैंने कहाँ दिमाग लगाया था, सिर्फ पहले स्टेप कि अगर मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को सारे रिजल्ट अपने आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने देखा मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर यहाँ मैं लिमिट 0 टू इंफिनिटी और ले लूं तो वो गामा m बन जाए। जब मैंने इधर ऐसा किया तो यहाँ मेरे को अपने आप दिखने लगा यहाँ गामा m प्लस n भी तो बन रहा है। अपने आप अपन को ऑब्जर्व करना पड़ती है टर्म। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे को लगा नहीं यहाँ गामा m प्लस n भी बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा था? ये टर्म। तो मैंने क्या किया, उसको उठा के एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन आपके पास है, हम यूज कर सकते। जब सब्स्टिट्यूशन किया तो देखिए मेरे सारे रास्ते अपने आप खुल गए, दो अलग अलग इंटीग्रल बन गए, एक बीटा फॉर्म में चला गया, एक गामा m प्लस n की फॉर्म में आ गया। ठीक, ये वाला प्रूफ ही एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, मैक्सिमम टाइम लास्ट ईयर भी यही वाला पूछा। सर मैथ्स के रेफरेंस के लिए सर आपने कौन सी बुक बताई थी? चलिए इसी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। अब अपन को ये जो रिलेशन अब मालूम चल गया कि बीटा mn के बीच में ये रिलेशन होता है, बीटा और गामा के बीच में ये रिलेशन होता है, तो अब हम इस रिलेशन का यूज करके कुछ नए और फार्मूलेज बना लेते हैं। ठीक है, वो नए फार्मूलेज क्या है वो देखें अपन। नेक्स्ट है prove that
फर्स्ट इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equals to gamma n upon में 2 into gamma m plus n। इसी की हेल्प से हम सेकेंड रिजल्टेंट प्रूफ करेंगे। इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin to the power p theta cos to the power q theta d theta is equals to gamma p plus 1 by 2 gamma q plus 1 by 2 upon में 2 into gamma p plus q plus q by 2 इसके लिए अपॉन में पूरे में 2। ठीक है, तो ये दो फार्मूले अब मेरे को प्रूफ करना है। कैसे आएंगे वो कंसीडर करें। सबसे पहले तो अपन सोचे फर्स्ट वाला फार्मूला अगर आप देखें तो ऑलरेडी मैंने प्रूफ कराया है आपको। इसमें बीटा फंक्शन है ना। अब बीटा फंक्शन में आपने जब ये प्रूफ किया था तो स्टार्टिंग कहां से करी थी? बीटा फंक्शन से ही आपने स्टार्टिंग करी और उसमें रिप्लेसमेंट आपने लगाया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन किया और अपन ने पहले बीटा फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। यही किया था ना। तो देखिए वही का वही क्वेश्चन तो है ही। बस लास्ट में मेरे को इसको कनेक्ट किससे करना है? गामा फॉर्म से। तो आपको रिलेशन भी मालूम होगा इन दोनों के बीच का, उसको यूज करेंगे, प्रूफ अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन इंटीग्रल 0 to infinity 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx is equals to किसके हो जाता है? बीटा m n। ये थी अपनी डेफिनेशन। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बदलना था तो मैंने क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन किया था साइन स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल? x के इक्वल। देन डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ रहा था? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा d थीटा इज इक्वल टू dx। ठीक, साथ में लिमिट भी चेंज हुई थी इसकी। व्हेन x टेंडिंग टू 0 देन थीटा टेंडिंग टू कितना? यहाँ पे 0 पुट किया। साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो थीटा भी आपका क्या रहा? 0। व्हेन x टेंडिंग टू कितना है? 1 देन थीटा टेंडिंग टू पाई बाय 2। ठीक है, यानी अपन ने थीटा की जगह x की जगह कितना रखा? 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है? पाई बाय 2 पे। इसलिए थीटा की लिमिट क्या आ जाएगी? पाई बाय 2। ठीक, अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन जब मैंने यहाँ इस डेफिनेशन में किए तो मेरा इंटीग्रल चेंज होके क्या गया? 0 to pi by 2 sin टू दी पावर कितना था? x की जगह क्या रखा मैंने? साइन स्क्वायर। और इसकी होल पावर कितनी थी? m minus 1। तो पावर कितनी हो जाएगी? साइन की पावर 2m minus 2 थीटा। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहलाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर की पावर कितनी? n माइनस 1। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा डी। ठीक है, चलिए dx की जगह क्या रखना था मेरे को? dx इज 2 sin थीटा into cos theta d theta and this is equals to beta m n। यहां से 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर यूज कर लिया उसको। लिमिट 0 to pi by 2 साइन की पावर 2m minus 1 प्लस 1 यहां से आ रही है तो
तो टोटल कितनी हो जाएगी साइन की पावर 2m माइनस के 1, ठीक है। सो द साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा। ऐसे ही cos की टोटल पावर कितनी हो गई 2n माइनस 1 थीटा इंटू दी थीटा इज इक्वल टू बीटा m n। तो देखिए लेफ्ट साइड तो आपका प्रूफ हो गया। अब राइट साइड के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, रिलेशन मेरे को मालूम है, वैल्यू रख दी, ठीक है। बट वी नो दैट so this is equals to 2 into integral 0 to pi by 2 sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equals to gamma n upon में gamma m plus n, किससे because beta mn is equals to गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन। रिलेशन यूज कर लिया, ये प्रूफ हो गया। 2 और बचा, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया। सो द फाइनली वी गेट 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर 2m minus 1 into cos to the power 2n minus 1 theta d theta is equals to gamma n upon में 2 into gamma m plus n। So the first proof is complete, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड प्रूफ और फर्स्ट प्रूफ में अंतर क्या दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है? बस वो फर्क ही अपन को अपना रास्ता बता देगा कि मेरे को अगले स्टेप क्या करूं कि सेकंड प्रूफ आ जाए। जो आपका 2m माइनस है उसने p मान लिया, जो 2n माइनस है उसको उसने q रख दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूं, ये मैंने फर्स्ट रिजल्ट एक निकाला है, इसमें मैंने क्या किया, पुट किया 2m माइनस 1 को p के बराबर पुट कर दीजिए एंड 2n माइनस 1 को q के इक्वल पुट कर लीजिए। और साथ में यहाँ से n की अगर हम वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या आ जाता है p प्लस 1/2, और अगर यहाँ से हम q की n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो दिस इज q प्लस 1/2। ये सब्स्टिट्यूशन अपन ने कहा कर दिए इक्वेशन 1। सो बाय इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड में 0 टू पाई बाय 2 sin टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल टू m की जगह ये वैल्यू रख दूं मैं, तो दिस इज गामा p प्लस 1 पूरे के बाय 2 है। बच्चा लिखते टाइम ये गलती हमेशा करता है, p प्लस 1/2 लिखता है, तो वो मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही गामा किसका q प्लस 1 बाय होल अपॉन में क्या बच जाएगा, गामा p प्लस q प्लस 2 बाय, ठीक है। क्या था फार्मूला m प्लस n, इन दोनों का सम करके देखें क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा ना, तो क्या बनेगा p प्लस 1 q प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। और अगर आप वैसे लिखोगे जैसा मैं बोल रहा था, बच्चा गलती क्या करता है, इसको ऐसे लिखता है। अब इनको जोड़ के देखो, p ये हो गया, q की जगह q प्लस 1/2 क्या आ रहा है, p प्लस q प्लस 1, ठीक है। तो लिखने का तरीका अगर गलत होगा तो अपना सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड, ये दोनों प्रूफ आपके कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अभी अपन प्रूफ देख रहे हैं, इन प्रूफ को सिर्फ अपन को प्रूफ ही याद नहीं रखना, ये रिजल्टेंट भी याद रखना है, क्योंकि आगे जब मैं कई सारे इंटीग्रल्स जो है सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट इन फार्मूला का यूज करूंगा, इंटीग्रल नहीं करूंगा। मैं क्या बताऊंगा, अगर इस टाइप का मेरे को कहीं पे भी इंटीग्रल मिल गया इस टाइप का, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, p और q को कंपेयर करूंगा। मान लीजिए मेरे को इंटीग्रल करना है 0 टू पाई बाय 2 sin की पावर 6
थीटा cos टू द पावर 7 थीटा d थीटा। तो मैं इतना थोड़ी सोचता रहूंगा कि साइन को t मानूं cos को t, मैं तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगाऊंगा, पी क्यू कंपेयर करके आंसर निकालूंगा। तो जो क्वेश्चन आप 12th स्टैंडर्ड में इतना सारा सोच के करते थे कि किसको सब्स्टिट्यूट करें, फिर इंटीग्रेट, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम है, सीधे पी क्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। इससे नहीं करना है तो मैं इससे कर दूंगा। तो ये बेनिफिट है हमारे पास बीटा गामा फंक्शन को पढ़ने के, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ूंगा मेरे को ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए वो 12th वाली लंबी प्रोसेस ही यूज करनी पड़ेगी। फिर उसमें भी सोचना पड़ता है कि पावर इवन है तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑड है तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सोचते हो ना कॉस को टी पुट करें या साइन को टी पुट करें, तो उसके लिए अपन साइन या कॉस में से किसी एक को ब्रेक करते हैं। अगर साइन को टी पुट करना रहता है तो अपन कॉस वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और फिर वो अपने को दिमाग में रखना पड़ता है कि यार इसमें इवन ऑड होगा तब किसको, कुछ नहीं है, यहाँ आपके पास फार्मूला है, वैल्यू रखो, सॉल्यूशन आपके पास में है। क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर शायद अभी नहीं हो पाएगा। 37 3 मिनट है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, खत्म करते हैं। 15 तारीख से सेकंड मिड सेम एग्जाम है, 5 यूनिट आएंगे जी। करना है ना, अभी 15 दिन है, 14 दिन है, एक्स्ट्रा क्लास ले लेके करना जरूरी हो गया है। अभी तो ये शुरू ही है, थर्ड यूनिट है ना, हाँ ये थर्ड यूनिट, सेकंड है, ये सेकंड है, इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रूफ देखें। प्रूव दैट गामा m into gamma 1 minus n is equals to pi upon sin n pi, where condition is 0 is less than n is less than 1। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। इसको भी मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन से, ठीक। तो प्रूफ में मैंने क्या किया, we know that gamma m into gamma n upon में gamma m plus n is equals to इसके हो जाता है बीटा m n के, ठीक है। इसको मैंने यूज किया और अब इससे मैं ये रिजल्टेंट कैसे लाऊंगा ये मेरे को सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीटा एन की भी डेफिनेशन रख दी, ठीक। तो क्या जाएगा, गामा n अपॉन में गामा m प्लस n इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n इंटू dx। एक इसकी डेफिनेशन हो गई बीटा फंक्शन की, ठीक है। अब ये चीज तो खैर आपके लिए बहुत नहीं है और ये आपको अभी पढ़ना